हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये देखा कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है और हमने टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर्ड थी उसके अंदर वो हमने कैलकुलेट की। अब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड है वो हम निकाल के देखेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक बार वर्डिंग देख लेते हैं इसकी। व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज, कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन रीजन बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, तो इसकी दो प्लेट्स के बीच में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। वी कैन से दैट द वर्क डन इन द चार्जिंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड इन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वर्क डन हमने किया है चार्जिंग करने में वो हमारा कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में, क्योंकि वही हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। Thus the presence of an electric field implies stored energy और the energy stored in the electric field। तो जो हमारा वर्क डन है या जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद हम मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स का एरिया कितना है, ए है, और दो उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा, जो उसका कैपेसिटेंस सी होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है, हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक किया था उस टाइम पे हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो हमारे कैपेसिटर की ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के ऊपर आपको पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। हम मान लेते हैं सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है कैपेसिटर प्लेट्स की। सिग्मा आपकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपेसिटर के प्लेट्स की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके इक्वल होगा। देखिए ये भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है आपका उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। क्लियर है। इसके बाद अगर हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालें, सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो एप्सिलॉन नोट आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी बनेगी, एप्सिलॉन नोट ई। अब अगर हम चार्ज निकालें किसी भी प्लेट पे, देखो कैपेसिटर की इस प्लेट पे या इस प्लेट के ऊपर, तो आपको ये पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका रिलेशन क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। अब यहाँ से आप चार्ज निकालोगे तो एरिया को इधर ले आओ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एरिया से। और आपको पता चार्ज तो दोनों प्लेट्स पे इक्वल होता है, बस पोलैरिटी अलग होती है, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें कि चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा इंटू ए। यहाँ से क्या करो, सिग्मा की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो इसके अंदर, तो ये कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। यहाँ तक क्लियर है, आपको चार्ज की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने लास्ट टॉपिक जो किया था पिछली क्लास में, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उसके लिए एक्सप्रेशन आपने ये वाला देखा था। हमने 3 एक्सप्रेशन देखे थे उसके लिए, यहाँ पे हम ये वाला यूज करते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में। यहाँ पे आप क्या करो, क्यू की और सी की दोनों की वैल्यू पुट कर दो। देखो सी की वैल्यू आपने अभी देखी थी, क्या थी, एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या था, ए बाई डी, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से। दूसरा हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से इक्वेशन सेकंड से। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखें क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई ए थी, स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर, डिवाइड में 2, सी की वैल्यू पुट की एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट नीचे है कट जाएगा, एक बचेगा। ई का स्क्वायर एज इट इज, ए का स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर से एक ए नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा। ये जो डी यहाँ डिवाइड में है ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको जो है
एनर्जी स्टोर्ड की टोटल वैल्यू कितनी मिलती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए आपका जो ये है कैपेसिटर, इसकी जो ये प्लेट्स हैं, इसकी प्लेट्स का एरिया कितना है, ए है, और जो ये वाली लेंथ जो दोनों के बीच में है ये कितनी है, डी है। और अगर हम एरिया की मल्टीप्लाई लेंथ से कर दें तो ये आपकी क्या बन जाती है, वॉल्यूम बन जाती है। देखो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, इंटू में एक हाइट और आ गई, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है तो तीनों लेंथ ही आपकी एक प्रकार की, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम, आपकी जो ये जगह है कैपेसिटर की। तो देखिए यहाँ से जो ए और डी है ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, की इसकी दो प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है उसकी हमारी क्या है, ये वैल्यू है। Therefore the energy stored per unit volume और the energy density। अब यहाँ से अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालें या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो देखो इस एनर्जी को क्या कर दो, इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी, ए इंटू डी। आपने यहाँ से देखा था कि वो इसकी तो वैल्यू आपके पास ये आई थी, जब इसको ए डी से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपकी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, आपके पास मान लेते हैं दो कैपेसिटर हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं आपके पास एक पहला कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है। कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, क्योंकि कंडक्टर क्या कर सकता है, चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। हमने माना अपने पास दो कंडक्टर हैं ए और बी, पहले के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है। दोनों की कैपेसिटीज अलग अलग हैं, पहले की कैपेसिटी C1, दूसरे की कैपेसिटी C2। ये हमने अभी कनेक्ट नहीं करके इसको, ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो देखिए अगर पहले के चार्ज का हम फॉर्मूला लिखें तो Q1 किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस इंटू में इसका पोटेंशियल, जो इसकी पोटेंशियल है V1। क्लियर है। और सेकंड के लिए निकालें तो उसका कैपेसिटेंस और उसकी पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज बाई पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। तो ये हमने पहले का और दूसरे का दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू निकाल ली। देखिए टॉपिक में हमें करना क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमें ये बताना है कि अगर आपके पास दो चार्ज कंडक्टर हों, उनको हम टच कर दें और फिर सेपरेट करें, प्रूव दैट द चार्ज ऑन देम विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। हमें यह प्रूफ करना है कि जो टच करने के बाद उनका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके पास चार्ज ज़्यादा जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसके पास चार्ज कम जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट कैसे किया, देखिए सबसे पहले आप मान लो कि आपके पास दो इंसुलेटेड कंडक्टर है ए और बी, कैपेसिटी C1 C2 है, चार्ज Q1 Q2 है और V1 V2 उनकी क्या है, पोटेंशियल से। इसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब तक तो ये हमारे अलग थे, सेपरेट थे। अब हमने क्या कर दिया, दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर। एक पतली वायर के द्वारा हमने इनको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो देखो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता जो जहां जिस तरफ हाइयर पोटेंशियल होगी वहां से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। हाइयर पोटेंशियल मतलब हाई एनर्जी से लो की तरफ आपका चार्ज फ्लो करेगा। तो इससे क्या होगा, जो चार्ज आपका फ्लो होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू इक्वल बन जाएगी, या चार्ज की वैल्यू नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू बोलेंगे। पोटेंशियल क्या हो जाएगी, दोनों पे इक्वल हो जाएगी। पोटेंशियल का मतलब क्या, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे एनर्जी 100 वोल्ट थी और यहाँ पे थी 80 वोल्ट। यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ। आपको पता चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पोटेंशियल। अब यहाँ से चार्ज गया तो यहाँ तो कम हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे हो गया आपका 90, यहाँ पे 10 बढ़ गया, यहाँ पे हो गया 90। चार्ज के प्रोपोर्शनल है तो अब दोनों जगह पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा, जो टोटल चार्ज अब यहाँ पे था 100, यहाँ पे था 80, टोटल कितना था, 180 था। अब ये तो था पहले जो हमने इनको कनेक्ट नहीं किया था। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना बचा, 90, और यहाँ पे कितना हो गया 90। तो टोटल सम कितना रहेगा, 180 रहेगा। मतलब जो टोटल चार्ज है आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल चार्ज स्टिल रिमेन्स Q1 प्लस Q2। क्लियर है।
इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द थिन कंडक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, कि जिस वायर से हमने उसको जोड़ा है अगर हम उसको नेग्लिजिबल माने, मतलब वो हमारी वायर खुद कोई भी चार्ज नहीं रखेगी, तो चार्ज सारा कहाँ रहेगा, पहले पे या दूसरे कंडक्टर, दोनों इनके ऊपर ही रहेगा। तो उस केस में जो उनकी कॉमन पोटेंशियल बनेगी, कॉमन पोटेंशियल V जो बनेगी, हम वो कैलकुलेट करते हैं। आपको पता V का फॉर्मूला चार्ज बाई C। अब दोनों इकट्ठे जुड़ चुके हैं, दोनों जुड़ चुके हैं, तो अब ये दोनों इकट्ठे एक के जैसे बिहेव करेंगे, दोनों अलग अलग नहीं है, अब ये जुड़े हुए हैं। तो चार्ज कैसा, दोनों का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई में कैपेसिटी, पहले की कैसी थी C1, दूसरे की C2, तो दोनों की कैपेसिटी भी कैसी ऐड हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ से हम इसको देखें, यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दो, C1 V1 और C2 V2, नीचे आपका C1 प्लस C2 है सेम। अब इसके बाद इफ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन A एंड B आर, अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एक पे चार्ज कम हुआ, एक पे चार्ज बढ़ा, हमें नहीं पता कितना कम या कितना ज्यादा हुआ, तो हम मान लेते हैं पहले के ऊपर तो चार्ज रहा Q1 डैश और दूसरे के ऊपर चार्ज हुआ Q2 डैश। तो अब दोबारा से इसका फॉर्मूला लिखें चार्ज के लिए, तो देखो इसकी कैपेसिटी इंटू इसकी पोटेंशियल, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल। जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो तब क्या डिफरेंस था, यहाँ पे C1 और V1 आता था और यहाँ पे C2 और V2, मतलब पोटेंशियल दोनों ही कैसी थी, अलग अलग थी। लेकिन अब जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्ट करने के बाद देखो पोटेंशियल दोनों जगह क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो V1 V2 की जगह आपका क्या आएगा, सिर्फ V आएगा। क्लियर है। इसको एक इक्वेशन मानो, इसको नेक्स्ट इक्वेशन मानो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि V से V क्या हो जाएगा, कैंसल। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश किसके इक्वल बचा, C1 बाई C2। अब देखो Q1 डैश क्या है, Q1 डैश है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले कैपेसिटर पे चार्ज या पहले कंडक्टर पे चार्ज, और Q2 क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरे कंडक्टर के ऊपर चार्ज। तो देखो ये दोनों रीडिस्ट्रीब्यूशन के वाले जो चार्ज हैं ये किसके प्रोपोर्शनल है, C1 C2 के, मतलब जो Q1 डैश है वो तो प्रोपोर्शनल है C1 के ऊपर वाले के, और जो Q2 डैश है वो आपका प्रोपोर्शनल है C2 के। C1 C2 क्या थी उनकी कैपेसिटी थी। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उनके ऊपर चार्ज होगा वो उनके कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है, यही अपने को यहाँ से प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से लिखा हुआ क्लियर, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन द टू कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज एंड डिफरेंट पोटेंशियल्स आर जॉइंड टुगेदर। यहाँ तक वही काम है जो हमने अब तक किया है, दो अलग अलग कंडक्टर थे, अलग अलग कैपेसिटी थी, अलग अलग पोटेंशियल थी, जब उनको हमने ज्वाइन कर दिया सो दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमें ये दिखाना है कि वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। जैसे ये आपके पास दो कंडक्टर अलग अलग थे, मान लेते हैं इसकी एनर्जी U1 थी, इसकी एनर्जी U2 थी, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी बनती थी। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों क्या बन चुके हैं, इकट्ठा सिस्टम बन चुके हैं, एक सिस्टम। अब हमने इसकी टोटल एनर्जी निकाली। हमने क्या देखा, जब पहले दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाली थी वो ज्यादा आती है इस वाली से, इसका मतलब कनेक्ट करने पे हमारा क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। मान लेते हैं पहले दोनों की एनर्जी इसकी 50 थी, इसकी 60 थी, तो टोटल कितनी बनती थी, 110। अब जब इकट्ठा जोड़ा तो हमने देखा कि इसकी एनर्जी 100 आई, इसका मतलब 10 एनर्जी हमारा क्या हुआ, इसका लॉस हुआ। क्लियर है। अब इसको हम चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। टॉपिक आपका है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस टाइम पे लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा भी या नहीं होगा, वो देखते हैं। लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस एंड V1 V2 बी द पोटेंशियल्स ऑफ टू कंडक्टर्स। ये हमने बता दिया कि अपने पास दो कंडक्टर हैं, कैपेसिटी C1 C2 है और उनकी पोटेंशियल V1 V2 है। बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर, उनको दोनों को इकट्ठा जोड़ने से पहले की हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज, कनेक्शन से पहले दोनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो देखो पहले की प्लस दूसरे की। आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब आप बोलोगे जी अपना तो फॉर्मूला था हाफ Q स्क्वायर बाई C, वो चार्ज और कैपेसिटेंस के केस में था। अब अपने को क्या दिया गया है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दी गई है, तो हम कौन सा ले लेंगे फॉर्मूला, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला।
शुरू में पोटेंशियल अलग अलग थी, तो देखो पहले की एनर्जी निकाली प्लस दूसरे की, दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट। ये अपनी क्या बनी, यू आई, आई का मतलब इनिशियल एनर्जी। क्लियर है। इसके बाद आफ्टर कनेक्शन वी बी देयर कॉमन पोटेंशियल, जब उनको जोड़ेंगे तो उनकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस केस में एनर्जी निकालते हैं। देखिए जब कॉमन पोटेंशियल बनी तो पहले तो v की वैल्यू निकालते हैं, उनकी बनेगी कितनी, अभी तो हमें पता था v1 v2 थी, अब कनेक्ट करने के बाद कितनी बनेगी पोटेंशियल वो देखते हैं। तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस, अभी जो हमने पिछले टॉपिक में किया था सेम वही वैल्यू आपकी एज इट इज, ये आपने निकाल ली। ये आपकी पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल दोनों को कनेक्ट करने के बाद। v की वैल्यू मिल गई, c1 c2 आपको पता था। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं आफ्टर कनेक्शन, कि उनको जोड़ने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए आफ्टर uf मतलब आफ्टर कनेक्शन एनर्जी कितनी होगी, पहले की निकाली हाफ c1 v स्क्वायर, दूसरे की हाफ c2 v स्क्वायर। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे v1 v2 आता था, अब जब दोनों कॉमन हो चुके हैं तो पोटेंशियल कैसी होगी, सेम होगी। v स्क्वायर कॉमन आया और यहाँ से बचा हाफ c1 प्लस c2 v स्क्वायर। यहाँ पे क्या करो, जो ये v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दो। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू थी, ऊपर स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है। इसकी स्क्वायर खोल के कैलकुलेशन किया आपने, ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, इक्वेशन सेकंड। ये आपकी फाइनल एनर्जी और जो पहली इक्वेशन थी वो आपकी आई थी इनिशियल एनर्जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई एनर्जी में लॉस हुआ या नहीं हुआ। देखो एनर्जी में लॉस हुआ होगा तो फाइनल एनर्जी अपनी इनिशियल वाली से कम होगी, तो हम क्या करें, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस कर दें। अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव बची तो इसका मतलब एनर्जी में लॉस हुआ है, जीरो आ गई तो उसका मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, और अगर नेगेटिव आई तो उसका मतलब हमारी फाइनल एनर्जी बढ़ चुकी है। तो इसके बाद क्या करोगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दोगे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड, माइनस करोगे। इसके बाद सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके बाद आपको लास्ट में ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, हाफ c1 c2 c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर। अब देखिए हम ये देखते हैं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसने लिखा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी, देखिए c1 c2 कैपेसिटी है, कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, है तो पॉजिटिव में। 1/2 आपका एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ बचा v1 माइनस v2 की जो पोटेंशियल्स हैं पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर की। अब देखो ये चाहे v1 बड़ा हो चाहे v2 बड़ा हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर चाहे नेगेटिव बचे चाहे पॉजिटिव बचे, ऊपर क्या है उसका, ऊपर आपकी टर्म का स्क्वायर है, तो आपका अंदर नेगेटिव होगा उसको भी पॉजिटिव करेगा, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा ही। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी जिसका मतलब हमारा हमेशा एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे। क्लियर है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।